गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में हम हरियाणा की नदियों में यमुना और सरस्वती नदी पढ़ चुके थे। आज हम हरियाणा की दर्शवती नदी को पढ़ेंगे। अगर हम बात करें दर्शवती नदी की तो कुछ पॉइंट लिखे हैं, पहले इन पॉइंटों को क्लियर कर लेते हैं। अगर बात करें हम ऋग्वेद काल की तो ऋग्वेद काल में जो दर्शवती नदी थी आपकी कौन सी थी? दर्शवती जो नदी थी वो सरस्वती और एक थी आपका नदी, इनकी समान पूजनीय थी। और ये जो दर्शवती नदी है ना, इसको एक उत्तम नदी माना गया था ऋग्वेद काल में। क्या माना गया था? ऋग्वेद काल में एक उत्तम नदी मानी गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या था भाई? सरस्वती और आपका नदी के साथ इसका क्या था? दर्शवती का वर्णन था। कहाँ पर भाई? ऋग्वेद काल के अंतर्गत, और इसे एक उत्तम नदी माना गया था। अगर हम बात करें इसके प्राचीन नाम की, किसके बात करें? प्राचीन नाम की, मतलब जब आर्य लोग नहीं आए थे, आर्य लोग जब हरियाणा में नहीं आए थे उससे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया था कि जो आर्य लोग कहाँ कहाँ आके बसे, ये आपकी क्या हो गई? सरस्वती, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। और ये क्या थी भाई? आपकी दर्शवती। आर्य लोग जब यहाँ आके नहीं बसे थे तब इस नदी का नाम क्या था? तब इसे क्या कहते थे? गारा बोलते थे। क्या बोलते थे भाई? गारा नदी। जब आर्य लोग नहीं आके बसे थे, मध्य एशिया से आके नहीं बसे थे, तब इस नदी को यहाँ के लोग क्या बोलते थे? गारा नदी। तब जब आर्य मध्य एशिया से यहाँ आए और इस प्रदेश को जीत लिया, तब आर्यों ने इस गारा नदी का नामकरण किया था। क्या? इस गारा नदी को ही क्या नाम दिया उन्होंने? दर्शवती नदी। क्या नाम दिया भाई? दर्शवती नदी नाम दे दिया। अगर हम बात करें कि भाई इसका ये नामकरण किसने किया था? आर्यों ने किया था। कब किया था? ये सरस्वती और दर्शवती के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये जो प्रदेश है, इसको जीतने के बाद गारा नदी को ही उन्होंने क्या नाम दिया? दर्शवती नाम दिया। फिर हम कुछ और बातें कर लेते हैं, क्योंकि इसका वर्तमान में कोई उल्लेख नहीं है। इस नदी का कोई अवशेष नहीं है, ये पूर्णतः लुप्त हो चुकी है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट की, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अगर हम बात करें मत्स्य पुराण में दर्शवती नदी को क्या कहा गया है? अगर हम बात करें मत्स्य पुराण में इस नदी को क्या कहा गया है भाई? पितृवल्लभा कहा गया है। क्या कहा गया है? मत्स्य पुराण में दर्शवती नदी का क्या नाम है भाई? पितृवल्लभा नदी। क्या नाम है भाई? पितृवल्लभा नदी। और जिसका मतलब क्या होता है? श्राद्ध में करोड़ों गुना फल देने वाली नदी। इसका मतलब क्या होता है भाई? पितृवल्लभा का मतलब क्या होता है कि श्राद्ध के दिनों में जब कोई इसमें स्नान करता है तो उसे करोड़ों गुना फल मिलता था, पुण्य मिलता था। अगर कालिका पुराण की बात करें, कालिका पुराण में अगर कालिका पुराण की बात करते हैं तो दर्शवती नदी को क्या बोलते हैं भाई? पाप नाशनी। क्या बोला जाता था? पाप नाशिनी नदी बोला जाता था। क्यों बोला? क्योंकि इसमें बाढ़ आती थी और वहाँ के क्षेत्र नष्ट हो जाते थे, वहाँ जो लोग रहते थे उनका काफ़ी नुकसान होता था, इसलिए इसको क्या बोला गया था भाई? कालिका पुराण में पाप नाशनी इसको बोला गया था। और इसी अगर हम बात करें दर्शवती और मैंने बताया था सरस्वती नदी करवाई थी तब आपको कि इन दोनों नदियों के जब पांडवों को वनवास मिला था तो प्रथम 13 वर्ष सरस्वती और दर्शवती नदी के किनारे पर उन्होंने लुकते छिपाते
गुजारे थे। पांडवों ने प्रथम 13 वर्ष सरस्वती और दर्शवती नदी के किनारे पर ही गुजारे थे। ये पॉइंट हम सरस्वती नदी में भी क्लियर कर चुके थे। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, कौन सा पॉइंट क्या था अभी हमने, कलिका पुराण में इसको क्या बोला जाता है, अभी पाप नाशनी बोला जाता है। प्रथम 13 वर्ष पांडवों ने सरस्वती नदी और दर्शवती के किनारों पर, तटों पर गुजारे। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ये आपकी भाई सरस्वती नदी है, सरस्वती, और ये आपकी मान लीजिए क्या है भाई, दर्शवती नदी है। कुछ ऐसा मान लेते हैं, ऐसा हमने बना लिया। ये आपकी क्या है भाई, दर्शवती नदी है, और वो आपकी क्या होगी भाई, सरस्वती नदी हो गई। क्या हुआ भाई, जब आर्य लोग यहाँ आके बसे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि ने तो यहाँ क्या क्या, दर्शवती नदी के किनारों पर आता विज्ञान प्राप्त किया था, या कह सकते हैं ऋषियों ने यहाँ पर इस नदी के किनारे पर क्या प्राप्त किया था भाई, ब्रह्म ज्ञान। क्या प्राप्त किया था, ब्रह्म ज्ञान। और साथ ही दर्शवती नदी के किनारे पर ही एक क्या था भाई, कात्यायन और लाट्यायन स्रोत सूत्र थे। क्या थे भाई, एक तो कात्यायन और एक लाट्यायन स्रोत सूत्र के अनुसार। मतलब इनमें लिखा हुआ था कि जो आर्य लोग थे, जो आर्यगण थे, उन्होंने क्या किया, सारस्वत और दार्शदवत, सारस्वत और दार्शदवत का आयोजन किया। कहाँ पर किया भाई, इस दर्शवती नदी के किनारों पर क्या किया भाई, उन्होंने सारस्वत और दार्शवत सूत्र का आयोजन किया। कहाँ पर, किस किस का आयोजन किया भाई, एक तो सारस्वत और दूसरा भाई कौन सा था हमारा, दार्शदवत। इन सूत्रों का, इन सूत्र का क्या क्या था भाई, आयोजन क्या था। कहाँ पर क्या था, दर्शवती नदी के किनारे पर क्या था। और ये चीज़ कहाँ पर लिखी गई है, कात्यायन और लाट्यायन स्रोत सूत्र में लिखी हुई है। तो और फिर क्या होता था कि आर्य लोग यहाँ पर क्या करते थे, यज्ञ करते थे। और यज्ञ करने वाले का यज्ञ तभी सफल माना जाता था, तब वो क्या करता था, परिक्रमा करता था। क्या करता था भाई, परिक्रमा। वो परिक्रमा कहाँ से कहाँ तक होती थी वो बताते हैं आपको। अगर हम बात करें यज्ञ करने वाले की जो परिक्रमा जो होती थी, वो शुरू कहाँ से होती थी, वो शुरू होती थी, मान लीजिए ये आपकी एक जगह है, इस जगह को, ये सरस्वती नदी, ये सरस्वती नदी के पास एक जगह है जहाँ से वो यज्ञ करते थे, जहाँ शुरुआत, उसको क्या बोला जाता था भाई, विंसन। सरस्वती के विंसन से तो वो परिक्रमा क्या होती थी भाई, शुरू होती थी। क्या होती थी, यहाँ से तो वो परिक्रमा शुरू होगी, यहाँ से तो वो परिक्रमा क्या होगी, शुरू हो गई। पर यहाँ पर जहाँ दोनों का संगम हुआ, ये क्या है भाई, संगम है किसका, ये आपका सरस्वती और दर्शवती नदी का क्या है भाई, आपका संगम स्थल है। क्या है भाई, ये संगम स्थल है। ये यहाँ पर दोनों नदियाँ मिल रही है। और इसको क्या, यहाँ कौन सी जगह थी, इस जगह को क्या बोला जाता था, रंग महल। क्या बोला जाता था, इस जगह को रंग महल बोला जाता था। सरस्वती और दर्शवती नदी के संगम स्थल को क्या बोला जाता था भाई, रंग महल। तो वो क्या करते थे, यज्ञ करने वाले का यज्ञ तभी सफल माना जाता था, जैसे यज्ञ समाप्त हुआ तो उसके बाद यज्ञ करने वाले को यहाँ से परिक्रमा करनी होती थी। और वो कहाँ तक आता था, रंग महल तक आता था, जहाँ पर दोनों नदियों का संगम होता था। फिर वापिस चलकर वो यहीं आता था विंसन पर, तब उसका यज्ञ सफल माना जाता था, अदरवाइज उसका यज्ञ सफल नहीं होता था। ये आपने ध्यान रखना है। और यहीं पर ऋषियों ने क्या किया था, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया था। अब कुछ और बातें कर लेते हैं। एक हमारे फेमस व्यक्ति थे कनिगम, उन्होंने इस दर्शवती नदी के बारे में क्या कहा, इसको राक्षसी नदी मानते थे। वो क्या मानते थे भाई, राक्षसी नदी मानते थे। परंतु ये वर्तमान में भी है, पर ये वो राक्षसी नदी नहीं है जो कनिगम ने मानी थी।
पर उसका अपना मत था, उसके अपने विचार थे। उन्होंने क्या कहा भाई, दर्शवती नदी को ही क्या बताया, राक्षसी नदी बताया, परंतु ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो राक्षसी नदी वर्तमान में भी है। ठीक है, अभी बताएंगे राक्षसी नदी के बारे में। तो ये हमारा हो गया पॉइंट। यज्ञ करने वाले परिक्रमा करने पर कहाँ से शुरू करते थे, सरस्वती विंसन से, और रंग महल से वापस फिर विंसन पर आकर क्या होती थी, समाप्त होती थी। और इस नदी के किनारों पर ऋषियों ने क्या किया, ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त किया। ये भी हमारा हो गया। कर्नल एम.एल. भार्गव, इसने क्या कहा, दर्शवती को आधुनिक राका बताया। क्या बताया भाई, राका नदी बताया इसने। कर्नल एम.एल. भार्गव ने दर्शवती नदी के बारे में अपने विचार क्या दिए कि इसने दर्शवती नदी को ही क्या बताया, राका नदी बताया भाई। और जो पश्चिमी यमुना नहर की जो हासी और इशार वाली जो शाखा है ना, उसका प्रतिनिधित्व करती थी। इसने क्या कहा भाई, कर्नल एम.एल. भार्गव ने क्या कहा, जो दर्शवती नदी है ना, वो आधुनिक राका है। कौन सी नदी है भाई, आधुनिक राका है, जो हासी और इशार, ठीक है ना, ये क्या है भाई, पश्चिमी यमुना नहर की शाखा है भाई। ये क्या है भाई, नहर की क्या है भाई, ये शाखा है, हासी और इशार वाली। इसका क्या करती थी वो भाई, प्रतिनिधित्व करती थी। क्या करती थी, प्रतिनिधित्व करती थी। पश्चिमी यमुना नहर की शाखा इस हासी इशार वाली का क्या करती थी, प्रतिनिधित्व। ये किसने कहा था, कर्नल एम.एल. भार्गव ने बताया। भाई हर इंसान के अपने अपने मत थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर कुछ विद्वान इसे क्या करते थे भाई, चेतंग नदी भी मानते थे। कुछ विद्वान इसको क्या मानते थे भाई, कुछ जो विद्वान थे इसको क्या मानते थे भाई, चेतंग नदी भी मानते थे। क्या मानते थे, चेतंग नदी। कुछ विद्वान इसको क्या मानते थे, चेतंग। क्यों मानते थे, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में बहती थी। प्राचीन समय में ना, प्राचीन काल में कुरुक्षेत्र में बहती थी। कहाँ बहती थी भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर बहती थी। इसलिए कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर बहती थी, इसलिए कुछ विद्वान इसको क्या मानते थे, दर्शवती को चेतंग नदी भी मानते थे। तो ये हमारी दर्शवती नदी थी। अब कुछ इसमें आपगा नदी आई है। आपगा नदी के कुछ 2-3 पॉइंट इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर 2-3 मेन पॉइंट कर लेते हैं आपगा नदी के बारे में। अगर हम आपगा नदी की बात करते हैं, ये भी एक प्राचीन नदी थी। वर्तमान में एक छोटे से नाले के रूप में है। अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एक छोटे नाले के रूप में है, और इसका उपनाम वहाँ के स्थानीय लोग इसको अब क्या बोलते हैं, निचली खांड। क्या बोलते हैं भाई, इसको स्थानीय लोग वहाँ क्या बोलते हैं, छोटे से नाले को। ये जो छोटा नाला है ना, जो अब आपका नदी का जो वर्तमान रूप है छोटा नाला, वहाँ के स्थानीय लोग इसको क्या बोलते हैं, निचली खांड। क्या बोलते हैं भाई, निचली खांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका नदी को क्या बोलते हैं स्थानीय लोग, निचली खांड। किसको, जो वर्तमान छोटा नाला बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, निचली खांड। अब एक और कर लेते हैं, राक्षसी नदी, जो कनिगम ने जिक्र किया था, उसके बारे में और कर लेते हैं। राक्षसी नदी, अगर हम बात करें, राक्षसी नदी की बात करते हैं। राक्षसी नदी, यह नदी यमुना नगर के बिलासपुर जगह है भाई। बिलासपुर कहाँ है भाई, यमुना नगर में। यहाँ से तो बिलासपुर के नज़दीक है एक, क्या है भाई, बिलासपुर के नज़दीक है शाहपुर।
क्या है भी, बिलासपुर के नज़दीक क्या है भी, शाहपुर है। और शाहपुर से लाडवा, लाडवा कहाँ है भाई, कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। और बस ये जो राक्षसी नदी है वर्तमान में बिलासपुर के नज़दीक है भाई, कौन सा, शाहपुर। शाहपुर से लाडवा तक ही जाती है बस वर्तमान में, ज़्यादा इसका भाव क्षेत्र नहीं है। यमुनानगर से यमुनानगर के शाहपुर से कहाँ तक है, कुरुक्षेत्र के लाडवा तक है। और फिर ये किस में मिल जाती थी भाई, प्राचीन समय की बात करें तो ये किस में मिल जाती थी, चौटांग नदी में मिल जाती थी भाई। किस में मिल जाती थी, जो इसका संगम होता था प्राचीन समय में वो किस में होता था भाई, चौटांग नदी में। किस में होता था, चौटांग नदी में इसका क्या होता था, संगम होता था प्राचीन समय में। बस ये छोटे छोटे पॉइंट थे हमारे, ये आपने ध्यान रखने हैं। अब हम आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।